अब आ रहा है साहब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, एंट्री नंबर 74। बेटा एंट्री नंबर भी इंपॉर्टेंट है, याद हो सके तो याद रख लेना, वरना मैं इतनी बार इसे रिकॉल कराने वाला हूं कि आपको अपने आप ही ये याद हो जाएगा। एंट्री नंबर 74 की बात यहां पर की जा रही है, हेल्थ केयर की सर्विसेज। ये जानवरों की नहीं, इंसानों की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है हेल्थ केयर सर्विसेज। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ, यानी यहां पर सीधा सीधा सर्विसेज को ही डिफाइन कर दिया गया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज by a clinical establishment, an authorized medical practitioner और पैरामेडिक्स। क्या बोला? हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही हैं किसके द्वारा? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो यहां पर तीन टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है। पहली टर्म, पहला शब्द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा शब्द ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और तीसरा शब्द पैरामेडिक्स। यानी इन तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा बाय वर्ड का यूज है, इनके द्वारा बेटा अगर हेल्थ केयर की सर्विस दी जा रही है वो, और इसके साथ में और क्या कवर करा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन वन अबव। यानी कि जो ए में ऑलरेडी कवर हो चुकी है उसको छोड़कर, यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो ए में कवर हो गई है वो तो ए में ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है पेशेंट से रिलेटेड, जहां पर पेशेंट को एम्बुलेंस में बेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, उसे भी यहां पर हम एग्जेम्प्ट कर कर चलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो मुद्दे की बात जो निकल कर आती है, जो बड़ा एनालिसिस हमें यहां पर करना है वो किस पे करना है बेटा? सबसे पहला हेल्थ केयर सर्विस। जो पहला टर्म आपके सामने आ रहा है सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, तो हेल्थ केयर सर्विसेज का क्या मतलब है? देखो हमने आपके लिए यहां पर निकाल के रख दिया कि सर हेल्थ केयर सर्विस का क्या मतलब है। हमने कहा जी साहब थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा जूम, बस इतना बहुत है। हाँ सर इतना बहुत है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड थोड़ा जूम आउट, ये परफेक्ट है। हाँ सर ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज मींस, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर क्या आएगा? एनी सर्विस बाय वे ऑफ, बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्त, बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर। प्यार से मैं इसको डीटीसी बुलाता हूं बेटा, डीटीसी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। सबसे इंपॉर्टेंट तीन शब्द कि अगर डायग्नोसिस किया जा रहा है, डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ट्रीटमेंट करने के बाद केयर किया जा रहा है, तीनों ही स्टेप्स, तीनों ही लेवल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तीनों ही लेवल्स को क्या बोल दिया गया? हेल्थ केयर सर्विस बोल दिया गया। हम हेल्थ केयर सर्विस का मतलब समझ रहे हैं क्योंकि एंट्री जो हमने पढ़ी, बेयर रीडिंग जो हमने करी, वहां लिखा भाई हेल्थ केयर सर्विस अगर दी जा रही है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। हमने कहा साहब हेल्थ केयर सर्विस का क्या मतलब होता है, तो हेल्थ केयर सर्विस का मतलब बताया डीटीसी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। डायग्नोसिस लेवल 1 होता है, सबसे पहले बीमारी को समझा जाता है, बीमारी को पकड़ा जाता है कि आखिर बीमारी क्या है। एक बार डॉक्टर जब बीमारी समझ लेता है, पकड़ लेता है, तो उसके बाद में ट्रीटमेंट का प्रोसेस चालू होता है स्टेप नंबर 2 के अंदर। और जब हम ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं भैया, तो तीसरे नंबर पर आपके पास में आता है केयर, क्योंकि अब उसका ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है। अब बेटा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि वो बहुत अच्छे से रिकवर कर पाए, तो वहां पर आता है आपके पास में केयर। तो कोई भी सर्विस अगर दी जा रही है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर से रिलेटेड, और वो भी किस लिए भाई साहब? क्योंकि इलनेस है, इंजरी है, डिफॉर्मिटी है, एबनॉर्मेलिटी है, प्रेगनेंसी है, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। यानी कि साहब अपने मन से नहीं, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। कुछ भी बोलकर अगर आप डायग्नोसिस कर दोगे, ट्रीटमेंट कर दोगे, बाबा घर पर आएगा, झाड़ा लगा कर जाएगा, पैसे लेगा, तो साहब ऐसा नहीं है, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम नहीं है मेडिसिन का। अगर कोई भी इंसान आपको कोई भी दवाई खिला रहा है, कह रहा है ये मैंने बनाई है साहब, ये दवाई खा लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि जो सर्विस उसने आपको दी है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। चेक करना पड़ेगा कि जो सर्विस दी गई है वाकई में वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत दी गई है या नहीं दी गई है। अगला सवाल उठता है कि आखिर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्या मतलब है। देखो अंदर से अंदर नए नए शब्द आते जा रहे हैं। हमने शुरुआत कहां से करी थी? हमने शुरुआत करी बेयर रीडिंग के अंदर, एंट्री नंबर 74 हेल्थ केयर सर्विस। सबसे पहले बड़ा साहब बुलेट ए के अंदर देखो, ए और बी करके आपको यहां पर दो बुलेट दे रखे हैं। पहला है सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। कौन देगा साहब? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देगा, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा, पैरामेडिक्स देगा। हमने कहा वो तो दूर की बात है, पहले ये पकड़ो हेल्थ केयर सर्विस क्या होती है। जब हम हेल्थ केयर सर्विस को पढ़ने गए तो हमने समझा साहब हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है डीटीसी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। अच्छा, क्यों डायग्नोस किया जाएगा, क्यों ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि इंसान बीमार है, एबनॉर्मेलिटी है, प्रेगनेंसी है, डिफॉर्मिटी है, अबे साहब लग गई उसके, इंजरी है। अब आप डीटीसी तो कर रहे हो क्योंकि वो बीमार है, उसके लगी है, लेकिन डीटीसी आप किस में कर रहे हो? मन से तो नहीं कर रहे।
अपना कोई अलग सिस्टम तो नहीं बना लिया, नहीं साहब, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। तो सवाल उठा कि सर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसे माना जाएगा। मैंने कहा जी साहब, आप सब मेरे साथ इस पेज के एंड में आएंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये रहा बच्चा रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया किसे किसे माना गया है। एलोपैथी जो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, जो हॉस्पिटल होता है जहां आप बेटा जाते हो और आपको दवाई लिखकर डॉक्टर दवाई देता है, दवाई प्रिस्क्राइब करता है, आप मार्केट से जाके खरीदते हो, वो आपका एलोपैथी होता है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड। योगा आपका रिकॉग्नाइज्ड है, नेचुरोपैथी आपका रिकॉग्नाइज्ड है, आयुर्वेद रिकॉग्नाइज्ड है, होम्योपैथी रिकॉग्नाइज्ड है, सिद्धा रिकॉग्नाइज्ड है और यूनानी भी आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड है। इन सभी को हम रिकॉग्नाइज्ड बोलेंगे। सर याद करना है, बिल्कुल बेटा याद करना है, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है। तो हमने कहा साहब क्या क्या रिकॉग्नाइज्ड है। एलोपैथी रिकॉग्नाइज्ड है, योगा रिकॉग्नाइज्ड है, नेचुरोपैथी रिकॉग्नाइज्ड है, आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज्ड है, होम्योपैथी रिकॉग्नाइज्ड है, सिद्धा रिकॉग्नाइज्ड है और यूनानी भी हमारे पास में रिकॉग्नाइज्ड है। ये सब हमारे पास में रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, यानी कि इनके तहत अगर डीटीसी किया जा रहा है, इनके तहत अगर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर किया जा रहा है, तो वो आपके पास हेल्थ केयर सर्विस बनेगा। वो आपके पास क्या बनेगा, हेल्थ केयर की सर्विस बनेगा। अच्छा सर, बात समझ में आ गई। अगला आगे लिखा है एंड इंक्लूड्स, क्या लिखा, एंड इंक्लूड्स। नेक्स्ट बुलेट के अंदर पढ़ रहा हूं मैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। हॉस्पिटल से लाना और हॉस्पिटल ले जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर यहीं पर कवर कर दिया गया था। क्लॉज ए यानी हेल्थ केयर सर्विस के अंदर ही कवर हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर उसे हॉस्पिटल लाया जा रहा है या हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है, सोच के देखो, हॉस्पिटल लाओगे, हॉस्पिटल से ले जाओगे, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ केयर सर्विस नहीं है? क्या वो मजे में दी जा रही है? क्या उसे मजे आ रहे हैं? क्या वो घूमने जा रहा है? नहीं सर, वो बीमार है इसलिए उसे लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटा लाना और ले जाना एक बीमार को इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ केयर सर्विस का, तो उसे भी यहां पर इंक्लूड किया गया। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा, भैया बाल झड़ गए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, भैया मजे आ रहे हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस को अपने आंख नाक पसंद नहीं आते, तो ये लोग कहते हैं कि साहब हम प्लास्टिक सर्जरी करवाकर और सुंदर बनेंगे, माइकल जैक्सन बनेंगे। तो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी भी आपके पास में हेल्थ केयर नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा साहब। हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी को क्या नहीं माना जाएगा, हेल्थ केयर सर्विस नहीं माना जाएगा। लेकिन बच्चा अगर यही तीनों चीजें, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर कराई जा रही है, किसी बेचारे छोटे नवजात शिशु जिसका जन्म हुआ है बेटा, वो जन्म के तहत ही अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसका फेस, उसका हाथ, उसका पांव, उसका कान, उसकी नाक अगर सही नहीं है और उस वक्त अगर उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट के तहत अगर किसी की टांग टूट गई है, हाथ टूट गया है और उस वक्त अगर उसकी प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है, किसी एबनॉर्मलिटी के कारण, किसी एबनॉर्मल रीजन के कारण अगर किसी के बाल झड़ गए साहब और वो अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा है, इन दैट केस ओनली इसे हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा। सर आपने बोला कभी तो नहीं माना जाएगा, कभी बोला माना जाएगा, क्या मतलब है? देखो बेटा, मजे से करवा रहे हो, बिना किसी प्रॉब्लम के भी करवा रहे हो, माइकल जैक्सन बन रहे हो, एक्टर एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस और हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस अपना चेहरा बदलवा लेते हैं, नाक नक्श बदलवा लेते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाकर। गवर्नमेंट ने बोला इतनी ही मस्ती है, इतने ही मजे आ रहे हैं अपना नाक नक्श बदलवाने में, भगवान पर भरोसा नहीं आपको, तो एक काम करिए जीएसटी भी दे दीजिए। उस केस में जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक्सीडेंट हो गया, एबनॉर्मलिटी हो गई, या फिर आप जन्मजात ही उस तरह से पैदा हुए हो, इन दैट केस वो मस्ती से नहीं करवा रहा इंसान, उसको मजे नहीं आ रहे, उसको बेचारे को तकलीफ है, तकलीफ के तहत अगर प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, तकलीफ के तहत अगर कॉस्मेटिक हो रहा है, तकलीफ के तहत हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो वहां पर बिल्कुल आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी देखो भैया, 2 मिनट में अब याद कराने का कार्यक्रम चालू होता है। हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा अब आपको याद कराया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने बोला डीटीसी, हेल्थ केयर के अंदर क्या आएगा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर आएगा। लेकिन ये किस लिए किया जा रहा हो? सर इंजरी है, इलनेस है, प्रेगनेंसी है, एबनॉर्मलिटी है और रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी एलोपैथी, न्यूरोपैथी, नेचुरोपैथी या फिर होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा के तहत किया जा रहा है, तो इन दैट केस ये माना जाएगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ केयर सर्विस है क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है। तो डीटीसी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम के तहत करोगे, हेल्थ केयर बनेगा। इंक्लूड्स, क्या आएगा क्या नहीं आएगा? भैया हेल्थ केयर तो समझ लिया डीटीसी, लेकिन क्या आएगा क्या नहीं आएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आएगा और हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही
कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, यही हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है। पढ़ेंगे सभी मेरे साथ। टू रीस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉग्निटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा। इन कारणों के कारण भाई साहब अगर कोई प्रॉब्लम, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, इंजरी और ट्रॉमा के कारण अगर आपकी बॉडी के फंक्शन ही बेटा खराब हो गए, आपका बॉडी ही खराब है, उसे रीस्टोर करने के लिए या उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो रीस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स, देन ओनली इन दैट केस हम हेल्थ केयर की सर्विस इसे भी मानकर चलेंगे, किसे भी, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी को और आपके पास हेयर ट्रांसप्लांटेशन को, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो सिंपल वे में अगर अब आई होप आपको याद हो ही गया होगा, नहीं भी हुआ है तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विस में डीटीसी आएगा, वो भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट आएगा टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। और तीसरे नंबर पे क्या नहीं आएगा, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं आएगा। लेकिन ये चीजें भी, तीनों चीजें, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी भी आ जाएगा अगर वो रिस्टोर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एनाटॉमी और बॉडी फंक्शंस, वो भी किस कारण से गड़बड़ हो गई साहब, क्योंकि आपको कोई डिफेक्ट हो गया, कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, तो इन दैट केस उसे भी मान लिया जाएगा। तो बड़ा ही आसान है हेल्थ केयर सर्विस। तो सबसे पहला शब्द आ रहा था हेल्थ केयर सर्विस, हमने उसे समझा, साथ ही साथ हमने रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाएगा वो भी समझा। दो चीजें हमने समझ ली साहब, हेल्थ केयर सर्विस। अब मुद्दे की बात है कि हेल्थ केयर सर्विस किसके द्वारा दी जा रही है। अगर मैं एमएम सर अगर आपको हेल्थ केयर सर्विस देता हूं तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी? द आंसर इज नो, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि एमएम सर का हेल्थ केयर सर्विस देना, एमएम सर ना कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ना एमएम सर ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और ना ही एमएम सर बेटा पैरामेडिक्स में आते हैं। इसलिए अब हमें समझना पड़ेगा इन तीन शब्दों का मतलब। तो मेरे साथ आकर यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मींस हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम और एनी अदर इंस्टीट्यूशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, भैया किसी भी नाम से बुला लो, किसी भी नाम से बुला लो, जो ऑफर करता है सर्विसेज और फैसिलिटेट्स रिक्वायरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर दीज थिंग्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी भैया कोई भी, देखो वही की वही चीज आपको वापस मिल रही है, कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम, एनी अदर इंस्टीट्यूशन, किसी भी नाम से बुलाओ, अगर वो आपको सर्विसेज और फैसिलिटेट्स कर रहा है, क्या फैसिलिटेट्स कर रहा है? डीटीसी, वही सेम चीज जो आपको हेल्थ केयर की सर्विस दे रहा है। बेटा यहां से यहां तक तो हेल्थ केयर की डेफिनेशन डाल दी इन्होंने वापस। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको हेल्थ केयर की सर्विस दे रहा है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको हेल्थ केयर की सर्विस दे रहा है रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत, देन ओनली ही वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा, देन ओनली ही वो यहां पर हमारे पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। यानी कि साहब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं तो क्या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बन जाऊंगा क्या? तो सोच के देखो कि क्या मैं वाकई में आपको रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत कोई सर्विस दे सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज। भैया मैं कैसे दूंगा? आप हॉस्पिटल में किसको बिठाओगे? डॉक्टर को। तो हमें समझना पड़ेगा साहब कि ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है, क्योंकि ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही वो इंसान है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही वो इंसान है जो हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, सैनिटोरियम में या किसी और इंस्टीट्यूशन में बैठकर आपको सर्विस देगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी क्लिनिक, सैनिटोरियम या किसी भी इंस्टीट्यूशन को किसी भी नाम से बुला लो, नाम कुछ भी रख दो साहब, अगर किसी भी जगह पर हेल्थ केयर की सर्विस दी जा रही है, घूम फिरकर बात आती है डीटीसी, अरे भैया डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको डीटीसी की सर्विस दे रहा है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, तो वहां पर उसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। बुलेट नंबर 1 ये बात बोलता है। बुलेट नंबर 2 को रीड करें तो बोला गया कि अ प्लेस एस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी और अ पार्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू कैरी आउट डायग्नोस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज ऑफ डिजीजेस। तो भैया डायग्नोस्टिक यानी कि साहब डायग्नोसिस से रिलेटेड या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सर्विस, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, यानी अलग से बेटा कोई आपने लैब बना रखी है, अलग से कोई आपने एक तरीके का एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है, या फिर आप क्लिनिक के साथ, हॉस्पिटल के साथ ही उन्हीं के पार्ट में ये चीजें कैरी आउट कर रहे हो। सर बात किसकी चल रही है बेटा? लैब्स की बात चल रही है। अगर आपको ध्यान हो तो बेटा डायग्नोस करने के लिए लैब में सैंपल भेजना पड़ता है। कैंसर की बीमारी के लिए पहले बायोप्सी होती है, बायोप्सी के अंदर बेटा बॉडी का एक पार्ट जहां पर डॉक्टर को शंका होती है, शक होता है, डॉक्टर उस पार्ट को बॉडी के निकालकर लैब में भेजता है और लैब उस पर क्या करती है? बोलो, एनालिसिस करती है, डायग्नोसिस करती है कि आखिर ये किस तरह का कैंसर है, कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है। कैंसर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी तरीके से हर बीमारी के अंदर
आपके बॉडी पार्ट को एक सैंपल लेकर लैब में भेजा जाता है, उसी लैब की बात यहां पर हो रही है। तो अ प्लेस एस्टेब्लिशमेंट एज एन अ प्लेस एस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, यानी अगर कोई भी जगह बेटा एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी का मतलब अलग से, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बाहर जब आप जाते हो, कभी हॉस्पिटल गए हो साहब? हाँ सर गए। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारी लैब्स आसपास उस एरिया के अंदर आपको मिलेंगी। अलग अलग तरीके की लैब होती है, कहीं एक्सरे होता है, कहीं सीटी स्कैन होता है, कहीं एमआरआई होता है, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, वो सभी कहां पर होते हैं? इन लैब्स के अंदर ही होते हैं। तो बेटा इनको भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में ही रखा गया। इन शॉर्ट आप समझ लो कि वो लैब चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो, यानी एज अ पार्ट ऑफ कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, उनके अंदर ही एक्सरे हो जाता है, एमआरआई हो जाता है, और जितने भी टेस्ट आपको कराने होते हैं, डॉपलर टेस्ट वगैरह होते हैं बेटा बहुत सारे, वो वहीं पर ही आपके हो जाएंगे। ब्लड टेस्ट वगैरह वहीं पर ही हो जाएंगे, हॉस्पिटल के अंदर ही हो जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी प्राइवेट, जिसे बोला जाता है ना इंडिपेंडेंट एंटिटी, इस इंडिपेंडेंट एंटिटी का मतलब कि जो प्राइवेट लैब्स बाहर लोग खोलकर बैठे हैं, अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं वो अपना, उनकी बात हो रही है। तो चाहे बाहर खोलकर जो प्राइवेट बैठे हैं वो, चाहे जो हॉस्पिटल का इंटीग्रल पार्ट है, हॉस्पिटल के अंदर ही एस्टेब्लिश्ड है, वो दोनों को ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यहां पर बोला गया है। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर हेल्थ केयर की सर्विस दे रहा है तो वो यहां पर एग्जाम्प्ट कर दी जाएंगी। तो अभी हमने क्या समझा? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में न ही केवल हॉस्पिटल आएगा, क्लिनिक आएगा, सैनिटोरियम आएगा, ये तो आएंगे आएंगे, इसके साथ अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी अगर डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है तो उसे भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ही कहा जाएगा। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई। आगे आ रहा है बेटा आपके पास में ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगला टर्म जो हमने देखा था, हमने क्या देखा था एंट्री पढ़ते वक्त? हमने देखा कि अगर हेल्थ केयर की सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या फिर पैरामेडिक्स के द्वारा अगर दी जा रही है तभी एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। तो हमने समझ लिया क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब। अब हम समझते हैं ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे बोलते हैं साहब। A medical practitioner registered with any of the councils of recognized system of medicine established or recognized by law in India। भैया इंडिया में कानून के तहत, क्या बोला मैंने? भारत देश में कानून के तहत भैया मेडिकल लॉ होता है। अगर आपको पता हो तो आप डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन सकते बेटा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता। बिल्कुल जिस तरह से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, उसी तरीके से डॉक्टर्स भी होते हैं। हमारा एक्ट जैसे पार्लियामेंट से पास होता है वैसे बेटा उनका भी इंडियन मेडिकल काउंसिल आईएमसी होता है, और उसी के तहत सारा काम होकर चलता है। यानी वहां पर भी आपको डॉक्टर को भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। तो कहा गया कि साहब मेडिकल प्रैक्टिशनर वो इंसान माना जाएगा जो कि कौन है? जो कि रजिस्टर्ड है, कानून के तहत रजिस्टर्ड है किसी भी काउंसिल के अंदर। अलग अलग काउंसिल्स बनी हुई हैं, हर एक आप कह सकते हो कि फील्ड की अपनी एक अलग काउंसिल होती है। जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, योगा, सबकी अलग अलग काउंसिल्स है। तो किसी भी काउंसिल में अगर आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हो और वो काउंसिल बेटा लीगल तरीके से बनी हुई है, मतलब कि अंडर दी लॉ आती है, देन इन दैट केस आप मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाओगे। एंड इंक्लूड्स अ मेडिकल प्रोफेशनल हैविंग अ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एज पर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि साहब कानून के तहत अगर किसी और इंसान को भी ये रिक्विजिट क्वालिफिकेशन दे रखी है कि साहब आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया के अंदर, तो उसे भी यहां पर मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। यानी कि बेटा अगर आप फॉरेन में जाकर, विदेश से जाकर अगर डॉक्टरी की पढ़ाई कर कर आए हो और यहां पर आकर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो अगर यहां का कानून आपको परमिशन देता है तो आप भी यहां प्रैक्टिस कर सकते हो और आप भी ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाओगे। यानी जो यहां का बंदा यहां रजिस्टर्ड है वो तो माना ही जाएगा, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है और यहां का कानून उसे परमिशन देता है कि हाँ भैया तू कर सकता है, तो इन दैट केस वो भी ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। और लास्ट है बेटा पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स इज नथिंग बट स्टाफ, जो हेल्पिंग स्टाफ होता है, जिसे हम केयर प्रोफेशनल बोलते हैं, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट वगैरह जो लोग होते हैं, जो असिस्टेंस का काम करते हैं, जो आपको मदद कराने का काम करते हैं। मेन डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो उस ऑपरेशन के वक्त उस डॉक्टर के साथ में बेटा दूसरा स्टाफ भी होता है, जो उसे कभी सीजर पकड़ा रहा होता है, कभी इक्विपमेंट जो वो मांगता है वो पकड़ा रहा होता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है, तो उसे पैरामेडिक्स स्टाफ कहा जाता है। डॉक्टर पूरे दिन बेटा आपके वार्ड के अंदर बैठा नहीं रहता है, उस वक्त वार्ड के अंदर जो ड्यूटी कर रहा होता है वो नर्सिंग स्टाफ होता है, तो वो भी आपके पास यहां पर पैरामेडिक्स की डेफिनेशन में ही आएगा। वार्ड या जनरल वार्ड अगर आपने देखा बेटा कभी, अंदर लोग भर्ती रहते हैं, जो लोग इन पेशेंट्स होते हैं यानी जो भर्ती होते हैं, उन भर्ती वाले पेशेंट्स के पास में 24 घंटे डॉक्टर नहीं बैठता, बल्कि पैरामेडिक्स स्टाफ बैठता है, यानी कि नर्सिंग स्टाफ बैठता है। तो हमने तीनों चीजों का मतलब समझा, तीनों टर्म्स का मतलब समझा। पहली टर्म हमारे पास में है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी टर्म हमारे पास में है ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और तीसरी टर्म हमारे पास में आ रही है पैरामेडिक्स। तीनों का मतलब समझा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब था कोई भी एक हॉस्पिटल, क्लिनिक,
सैनिटोरियम या फिर आपका नर्सिंग होम एक्सेट्रा, जहां पर हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हैं। ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो इंसान माना जाएगा जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, रजिस्टर्ड है, बाहर से आया है तो यहां का कानून परमिशन देता है। और तीसरे नंबर पर हमने देखा पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स कौन माना जाएगा बोलो? स्टाफ। कौन सा स्टाफ? जो असिस्टेंस दे रहा है। इसके अंदर सब आपके टेक्नीशियन आ जाएंगे, लैब असिस्टेंट आ जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ आ जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब समझ में आ गई बात कि एमएम सर इन तीनों में फॉल नहीं करते। ना ही एमएम सर का कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ना ही एमएम सर ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी मेडिकल काउंसिल के अंदर, और ना ही साहब मैं कोई फिजियोथेरेपिस्ट हूं, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन या नर्सिंग स्टाफ का मैंने कोर्स कर रखा है। तो क्या मैं इन तीनों में फॉल करता हूं? द आंसर इज नो। तो मेरे द्वारा दी गई हेल्थ केयर की सर्विस क्या एग्जेम्प्ट होगी? द आंसर इज नो। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। जो एंट्री का पहला ए था, ए पॉइंट, इस एंट्री के अंदर जो हमने ए पॉइंट देखा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। हाँ जी सर, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विस समझी, फटाफट से वापस रिवाइज कराओ। हेल्थ केयर सर्विस में क्या आएगा सर? डीटीसी अगर हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत, और उसके अंदर इंक्लूड किसे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, और किसे इंक्लूड नहीं करेंगे? हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी को इंक्लूड करेंगे हेल्थ केयर सर्विस के अंदर अगर वो दी जा रही है टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट द एनाटॉमी और द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और वो भी ट्रॉमा की वजह से बेटा, किसी कॉग्निटल डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी और बीमारी की वजह से अगर वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको सही करने के लिए अगर वो दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? सर्जरी वगैरह की जा रही है, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो वो भी हमारा यहां पर हेल्थ केयर सर्विस मान लिया जाएगा। ओके सर, आगे चलें। हाँ सर, अगला आ रहा है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी ने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया था, तो फिर नीचे ट्रांसपोर्टेशन को कवर करने की क्या जरूरत थी? ध्यान रखिएगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से दिया जा सकता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। आपने देखा बेटा एम्बुलेंस, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी होती है, और कुछ एम्बुलेंस आपने देखी हो बेटा तो हॉस्पिटल के बाहर की एरिया वाली साइड में भी खड़ी होती है। और हाँ सर हमने देखा है। तो वो जो बेटा एम्बुलेंस होती है ना, जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है, बाहर सड़क पर, वो होती है प्राइवेट लोगों की, वो हॉस्पिटल की नहीं होती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल की एम्बुलेंस करोगे कि बाहर की एम्बुलेंस करोगे। अगर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस अवेलेबल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, कभी कभी अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो इन दैट केस आप प्राइवेट भी करते हो। गवर्नमेंट ने बोला साहब प्राइवेट एम्बुलेंस भी एग्जेम्प्ट है और आपकी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी एग्जेम्प्ट है, यानी पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट वहां पर क्या कर दिया गया? एग्जेम्प्ट कर दिया गया। देखो दुख के टाइम पर जीएसटी पीछे हट जाता है, खुशी के टाइम पर जीएसटी दौड़कर आगे आ जाता है। जब आप खुश नजर आ रहे हो कि भैया प्लास्टिक सर्जरी करवाइए, आहा सुंदर दिख रहे हो, बड़े मजे आ रहे हैं, पिक्चरों की शूटिंग हो रही है, चलो बेटा आ जाओ जीएसटी दे दीजिए। लेकिन वही अगर दुख के कारण कराई गई प्लास्टिक सर्जरी है तो वहां पर बेटा एग्जामिशन आपको दे दी गई। ऐसा ही हमने शेड्यूल 3 में भी देखा था जब मॉर्चरी सर्विसेज पड़ी थी, याद करो, सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया था। अब सब जने साहब मेरे साथ आएंगे इस एग्जांपल पर और मेरे साथ साथ रीड करेंगे। हेल्दी नर्सिंग होम स्पेशलाइजेज इन अंडरटेकिंग प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है साहब, वन सच सर्जरी इज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। भैया क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, क्या मजे के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई है या बॉडी के फंक्शन को रीस्टोर करने के लिए? सर रीस्टोर करने के लिए, यहां पर ये एग्जाम्प्ट आपके पास हो जाएगा। अगला आ रहा है आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड्स पैलिएटिव केयर टू पेशेंट्स फेसिंग सीरियस एंड लाइफ threatening illness. Palliative care is given to improve the quality of life of patients who have a serious or life-threatening disease. But the goal of such care is not to cure the disease. On request, such care is also provided to patients at their homes. घर पर भी दी जाती है। हेल्थ केयर सर्विस मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर। भैया देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, चाहे घर पर दो, मैंने पहले भी बोला था बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि साहब हॉस्पिटल ही जाना है, अगर घर पर भी डॉक्टर आकर देख रहा है तो वो बेटा कहीं ना कहीं आपको हेल्थ केयर सर्विस घर पर भी दे रहा है, तो इन दैट केस आपका घर ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। इसलिए वहां पर लिखा था बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। घर पर डॉक्टर आके देखे चाहे वो हॉस्पिटल में देखे, दोनों जगह पर बेटा वो आपके पास एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस के कारण आपको क्या दिया जा रहा है बेटा? केयर दी जा रही है, पैलिएटिव केयर। तो हमने बोला डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर, तो केयर वर्ड भी वहां पर कवर था, तो ये यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा। थस पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स प्रोवाइडेड एट देयर होम इज इंक्लूडेड इन दी हेल्थ केयर सर्विस। तो उसे भी हेल्थ केयर सर्विस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और यहां पर वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
आगे चले। हाँ सर, एक चीज पूछी जा रही है, क्या रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, भैया रेकी हीलिंग क्या रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है? ना ना ना, रेकी हीलिंग कर कर भैया कुछ भी, ये रेकी हीलिंग के नाम से कुछ भी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम नहीं माना जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्या माना जाएगा? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी, यही बेटा आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन मानकर चले जाएंगे। ओके सर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, यहां तक हमें सब कुछ समझ में आया, सब कुछ एकदम क्लियर है। देखो सिंपल सी बात यह है कि हेल्थ केयर की सर्विस होनी चाहिए और किसके द्वारा दी जा रही हो? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स के द्वारा दी जा रही हो। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट से रिलेटेड सर्विस भी अगर दी जाएगी तो वो भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब आता है आपके पास एक कॉन्सेप्ट बेटा जिसे बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। ये रहा साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। मुझे आप सभी दिल पर हाथ रखकर बताओगे कि साहब कभी आप आज तक बीमार नहीं पड़े? कभी आपकी तबीयत खराब नहीं हुई? सर पूछो ही मत, हमारा तो हाल बेहाल है। जैसे ही एग्जाम पास आते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं। पूछो ही मत सर, घर वाले परेशान हैं कि बच्चा एग्जाम पास में आते ही बीमार पड़ जाता है। आखिरी के 1 महीने में तो सबसे ज्यादा तबीयत खराब होती है क्योंकि डर लगता है, एग्जाम पास आते ही घबराहट होनी चालू हो जाती है। तो मैंने कहा जी साहब, जब आपकी तबीयत खराब होती है, जब आप बीमार पड़ते हो, क्या करते हो? अस्पताल जाते हो और बिस्तर पकड़ लेते हो, जाकर वहां पर भर्ती हो जाते हो? द आंसर इज नो। नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं। तो कैसा करते हो? सर हम जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाकर बेटा डॉक्टर जो बैठा रहता है उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, पर्ची कटवाते हैं, पर्ची कटवाकर हम उसके कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। जब भी जो पेशेंट वो देख रहा होता है वो बाहर निकलता है, हमारा नंबर आता है, हम अंदर जाते हैं, जाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। किसकी? डॉक्टर की कुर्सी? नहीं 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 सर, डॉक्टर की कुर्सी पर नहीं, जो पास में रखी रहती है ना स्टूल, उस स्टूल पर जाकर बैठ जाते हैं। मैंने कहा जी साहब ठीक है, मेरे को लगा क्या पता बच्चा यार डॉक्टर को खड़ा कर उसकी कुर्सी पर बैठ जाता हूं। कहता हो कि साहब तू डॉक्टर, मैं सीए का स्टूडेंट हूं, तू जानता नहीं है मेरे पे कितना प्रेशर है, इस कुर्सी पर तू नहीं मैं बैठूंगा। ऐसा तो नहीं करते? नहीं सर, ऐसा नहीं करते हम जो स्टूल रखा रहता है उस स्टूल पर जाके बैठते हैं। अब बच्चा उस स्टूल के ऊपर जाकर बैठ गया, उसकी तबीयत खराब है, मुझे बताओ डॉक्टर क्या करेगा? सर डॉक्टर वो आला लगाता है, यहां लगाता है, यहां लगाता है, बोलता है सांस लो। बेटा वो क्या कर रहा है? वो मस्ती नहीं कर रहा, वो मस्ती नहीं कर रहा, वो मजाक नहीं कर रहा, वो खेल नहीं रहा है, वो डायग्नोसिस कर रहा है। वो पकड़ रहा है कि आखिर कफ तो नहीं जमा आपके फेफड़ों में। ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाते हो, ईएनटी वाला डॉक्टर, ईयर नोज और टंग वाला डॉक्टर आपको ध्यान हो तो वो बोलता है बेटा जीभ बाहर निकालो, ऐसे जीभ बाहर निकलवाता है, फिर बोलता है आवाज निकालो। इस जीभ के ऊपर बेटा वो एक इक्विपमेंट होता है, डंडी होती है, उस डंडी को रखकर वो आपके गले के अंदर झांकता है, उसके सर पर एक टॉर्च लगी रहती है, उसको ईएनटी वाला डॉक्टर बोलते हैं। ये सभी बेटा ये नोटंकी नहीं कर रहे हैं, मस्ती नहीं कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं कि भैया ये दवाई खानी है, इस टाइम पर खानी है, खाने से पहले खानी है या खाने के बाद खानी है, और उसके बाद आप वापस अपने घर चले जाते हो। रास्ते में दुकान आती है, वहां से जो दवाई लिखी रहती है दवाई खरीद लेते हो। इसे बोला जाता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ आउट पेशेंट्स। आउट मतलब बाहर के बाहर, बाहर से ही आए, आपने दिखाया और बाहर ही निकल गए। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ आउट पेशेंट्स। और इसी के अगेंस्ट क्या होता है बेटा? इसी के अगेंस्ट होता है कि जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जब उठा भी नहीं जाता, तो क्या होता है? इन दैट केस आपको जाकर भर्ती होना पड़ता है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंसान को उठाकर लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कभी कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, सांस आनी बंद हो जाती है, जब डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड हो जाता है। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, दूसरे शब्दों में बोलूं, तो जब डॉक्टर का बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड होता है, इन दैट केस डॉक्टर कहता है कि आप घर मत जाइए, आप यहीं रहिए, मैं दिन में 4 बार राउंड पर आकर आपको चेक करूंगा, आपको ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है, और जिस वक्त मैं नहीं रहूंगा तो यहां पर जो पैरामेडिक्स स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो एक्सपर्ट है ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए, वो आपका ध्यान रखेंगे और आपको रिकवर करने में मदद करेंगे। इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इन पेशेंट्स। जहां भर्ती होगे वो इन पेशेंट का कॉन्सेप्ट है, और जहां बाहर के बाहर दिखाकर निकल जाओगे वो आउट पेशेंट कहलाता है। मैंने ये तो बता दिया इन पेशेंट और आउट पेशेंट, हमने बहुत मस्ती भी करी, बातें भी करी, लेकिन मुद्दे की बात यह है सर कि जीएसटी के अंदर इसका क्या काम है? आखिर जीएसटी के अंदर इन पेशेंट और आउट पेशेंट से क्या लेना देना है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब आप भर्ती होते हो तो आपको बेटा वहां पर लेटने के लिए बिस्तर मिलता है, बेड मिलता है, उस बेड के चार्जेस फ्री नहीं होता। जब आप वहां लेटते हो तो बेटा वहां पर आपको बहुत सारी मेडिसिन भी दी जाती हैं। सुबह सुबह बढ़िया सा लंच भी आता है, लंच में दलिया आता है या फिर पोहे आते हैं, बिस्किट का पैकेट भी आता है। तो मुझे ये बताओ कि क्या वहां तुम लंच करने गए हो? क्या वहां तुम बिस्तर पकड़कर सोने गए हो?
नो सर, हम वहां पर गए हैं क्योंकि हमारी तबीयत खराब है। यानी साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल सप्लाई किसकी है, तो आप सभी कहोगे सर प्रिंसिपल सप्लाई तो हेल्थ केयर सर्विसेज की है। और ये जो बेड चार्जेस लग रहे हैं, ये जो लंच दे रहे हैं हमें, ये जो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, शाम को डिनर आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा है। आप अपनी मस्ती से नहीं मंगा सकते, मर्जी से नहीं मंगा सकते कि साहब मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, वो नहीं आएगा आपके लिए। वो उस कैंटीन में बनता ही नहीं है। हॉस्पिटल की कैंटीन में वही बनेगा जो डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करेगा पेशेंट्स के लिए क्या जरूरी है, उनकी हेल्थ के लिए क्या बेनिफिशियल है। प्रोटीन फूड, विटामिन वाला फूड ही आपको वहां पर हल्का खाना ही दिया जाएगा ताकि आप जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। उसे बोला जाता है बेटा एंसिलरी सप्लाई। तो ये जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है ना, ये एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज के रेस्पेक्ट में आपको दी जा रही है। बस इतना बोलते ही, प्रिंसिपल और एंसिलरी बोलते ही तो मेरे सारे बच्चे, होशियार बच्चों ने पकड़ ली बात। उन्होंने कहा सर प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई आते ही हम समझ जाते हैं कि आप कंपोजिट सप्लाई की बात कर रहे हैं। कंपोजिट सप्लाई के अंदर एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो प्रिंसिपल सप्लाई का ही दिया जाता है। और हमारे यहां पर क्योंकि बेटा प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर सर्विसेज बन रहा है, और आप सभी जानते हैं क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, अभी अभी ऊपर देख कर आए हैं। ये रहा बेटा आपका एंट्री। कौन सा एंट्री नंबर था सर? एंट्री नंबर था 74। एंट्री नंबर था 74। इसी 74 एंट्री में आपको एग्जाम्पशन दी गई हेल्थ केयर सर्विसेज को। तो जब प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गई तो एंसिलरी सप्लाई भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, यानी कि कंपोजिट सप्लाई को टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन पेशेंट्स कि भैया बेडरूम चार्जेस, हेल्थ केयर सर्विस, मेडिसिन और फूड जो सब कुछ आपको दिया जा रहा है, ये कंपोजिट सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर की सर्विस है, इसलिए यहां पर आपको एग्जाम्प्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आउट पेशेंट्स की, तो ध्यान रखना बेटा आउट पेशेंट अगर हेल्थ केयर की सर्विस लेकर घर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जबरदस्ती रुककर उस कैंटीन में लंच कर रहा है तो भैया वहां पर फिर आपको टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं था। या आपने अलग से मस्ती करी है, अलग से कैंटीन में जाकर अगर बिस्किट खाया है, अलग से कैंटीन में जाकर चाय या कॉफी पी है, या अलग से कैंटीन में जाकर खाना खाया है, वो वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, वो कैटरिंग की सर्विस मानी जाएगी। बेटा मेडिसिन अगर आप दुकान से खरीद रहे हो, रास्ते में जाते हुए आपके अंकल की दुकान है मेडिसिन की, वहां से मेडिसिन ले रहे हो, इन दैट केस आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को जो दिखाया था वो तो एग्जाम्प्ट ही रहेगा, वो टैक्सेबल यहां पर नहीं बनेगा। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गए होंगे। बच्चे ने पूछा कि सर यहां पर अटेंडेंट भी तो रहता है साथ में, यहां पर एक अटेंडेंट भी तो परमिट होता है कि साहब पेशेंट के साथ में एक जना घर वाला भी तो रह सकता है। सर वो कैंटीन में जाकर खाना खाएगा तो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल बेटा, अगर वो जाकर खाना खाएगा तो टैक्सेबल होगा, उसे एग्जेम्पशन ना मिलेगी भैया, उसे यहां पर टैक्सेबल बना दिया जाएगा, उसे यहां पर टैक्सेबल बना दिया जाएगा। यानी अटेंडेंट कुछ भी करेगा बेटा वो हर चीज टैक्सेबल है, क्योंकि अटेंडेंट हेल्थ केयर की सर्विस नहीं ले रहा, वो तो सिर्फ आपके साथ में वहां पर रुका हुआ है, आपका ध्यान रखने के लिए रुका हुआ है। तो एक अटेंडेंट परमिट होता है पेशेंट के साथ में, घर में से कोई भी उसके साथ रह सकता है एक जना। तो जो भी एक जना रह रहा है, अगर वो कैंटीन का खाना खाएगा तो टैक्सेबल होगा, लेकिन पेशेंट के लिए जो आएगा बेटा, दलिया आएगा, पोहे आएंगे, बिस्किट आएगा, वो सब वहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आउट पेशेंट में मैंने समझाई दिया, बाहर के बाहर निकलोगे, लेकिन डॉक्टर को दिखाकर निकलोगे तो डॉक्टर को दिखाने वाला एग्जेम्प्ट है। मेडिसिन भी आपके पास में टैक्सेबल होगी, और जो आप अगर बाय चांस कैंटीन में जाकर खाना खा लेते हो तो वो भी वहां पर आपके पास में टैक्सेबल होगा। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इनपेशेंट्स एंड आउटपेशेंट्स अलोंग विद ट्रीटमेंट अंडर जीएसटी। ओके सर, अगला आता है सर कॉन्सेप्ट कि कभी कभी क्या होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऑपरेशन होता है, कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, तो इन दैट केस बेटा हॉस्पिटल मना नहीं करता। हॉस्पिटल कहता है हम ऑपरेशन करवा देंगे, लेकिन हमारे पास में बेटा वो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, तो हम उस डॉक्टर को बाहर से बुलवाएंगे। कभी कभी हॉस्पिटल के अंदर वो पर्टिकुलर बेटा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, वो एक्सपर्टीज, वो एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो हॉस्पिटल मना नहीं करता। हॉस्पिटल कहता है कि हमारी जान पहचान में है साहब, हम बाहर से बुलवा लेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं जाने देंगे, हमारा लॉस नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल भी एक तरीके का बिजनेस ही है बेटा, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट को जाने नहीं देता। हॉस्पिटल कहता है कि आप ठहरिए साहब, जो डॉक्टर है वो आपका ट्रीटमेंट कर देगा, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए तो साहब हम बाहर से डॉक्टर बुलवा लेंगे। तो उस वक्त वहां पर उनके पास में जो भी छोटा मोटा डॉक्टर अवेलेबल होता है, उस फील्ड से रिलेटेड वो डॉक्टर संभाल लेता है, लेकिन असली ऑपरेशन की बारी आती है, सर्जरी की बारी आती है, इन दैट केस हम एक्सपर्ट डॉक्टर को बाहर से बुलवा लेंगे, या फिर अगर हमारी ही सिटी में किसी बड़े हॉस्पिटल में वो डॉक्टर अवेलेबल है तो वहां से मंगवा लेंगे। कहने का मतलब यह है कि वो डॉक्टर उनके यहां पर काम नहीं करता, वो एक्सटर्नल डॉक्टर है जो बाहर से आएगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा।
जहां हम कहते हैं सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट्स और टेक्नीशियंस को अगर बाहर से बुलवाया जाता है और बाहर से बुलवाकर हॉस्पिटल उनके थ्रू सर्विस दिलवाता है। यानी कि देखो साहब, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर दो सप्लायर और दो रेसिपिएंट है। ये देखो, ये भी यहां पर सप्लायर है और ये भी यहां पर सप्लायर है, ये भी यहां पर रेसिपिएंट है और ये भी यहां पर रेसिपिएंट है। बाहर से जो डॉक्टर आ रहा है वो हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है और हॉस्पिटल पेशेंट को सर्विस दे रहा है। बात करें पैसे लेने की, तो पेशेंट हॉस्पिटल को पैसे दे रहा है और उसमें से थोड़ा पैसा रखकर बाकी पैसा कहां जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। मुद्दे की बात यह है कि साहब जीएसटी के अंदर क्या ये एग्जेम्प्ट माना जाएगा? द आंसर इज ऑल द वे यस, क्योंकि बेटा घूम फिर के हेल्थ केयर सर्विस की बात हो रही है। मैंने बोला कि जो कानून में लिखा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कानून में लिखा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बेटा ये जो दो लाइनें हैं ना, ये जो दो आपको बुलेट दे रखे हैं, बुलेट ए और बुलेट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यही निचोड़ है। अब आप कोई भी कॉन्सेप्ट बना लो, कुछ भी सिचुएशन प्रैक्टिकली बना लो, बात यही निकलकर चलेगी कि क्या हेल्थ केयर की सर्विस है, क्या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्या आपके पास में ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या क्या आपके पास पैरामेडिक्स के द्वारा ये दी जा रही है, एग्जेम्प्ट। क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट की बात हो रही है, एग्जेम्प्ट, बात खत्म। अब वो चाहे इन पेशेंट आउट पेशेंट बोल लो, चाहे आप सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टू हॉस्पिटल टू पेशेंट बोल लो, इसके अंदर भी होगा क्या साहब, 10,000 रुपए फॉर एग्जांपल अगर चार्ज करे गए पेशेंट से और 7500 किसको दे दिए गए, सीनियर डॉक्टर जिसे बाहर से बुलाया था उसे दे दिए गए, 2500 हॉस्पिटल ने अपने पास में रख लिए, बेटा एग्जेम्प्ट। 2500 भी एग्जेम्प्ट और 7500 भी एग्जेम्प्ट। यहां पर सीनियर डॉक्टर ने सर्विसेज दी किसको, हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल ने आगे सर्विसेज दी किसको, पेशेंट को। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। एम्बुलेंस सर्विस के रेस्पेक्ट में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, बेटा ऑल द वे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट से रिलेटेड जनरली क्लॉज ए में ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो हॉस्पिटल का खुद का होता है। क्लॉज बी के अंदर बेटा प्राइवेट को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मैं एडिशनली एक बात और बोल दूं कि बाय एयर ही क्यों ना हो, बाय एयर ही क्यों ना हो बेटा, यानी हवाई जहाज से ही पेशेंट को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बाय एयर बाय वाटर नहीं बोला, मैंने तो बोला ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। आप घूमने जाओगे तो भैया टैक्स लगेगा, मैं घूमने जाऊंगा तो टैक्स लगेगा, ठीक है ना। घूमने की बात नहीं हो रही है, पेशेंट की बात, बीमार इंसान की बात हो रही है। बीमार इंसान को एक जगह से दूसरी जगह, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है, उस दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा, उस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो चाहे फिर वाटर से हो, चाहे एयर से हो, चाहे ऑन रोड हो, वो आपके पास एग्जेम्प्ट होगा। तो क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको कह दे साहब कि एरोप्लेन से लेकर गए थे, एरोप्लेन में एयर कंडीशनर लगा हुआ था, ये सब फालतू की बातें बेटा। एग्जेम्प्ट बोले तो एग्जेम्प्ट, हमेशा एग्जेम्प्ट ही माना जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? अब बात आती है साहब पॉइंट टू बी नोटेड। अरे साहब पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। इस किताब की खासियत ही यही है कि इसके अंदर आपको बेटा हर चीज मिलेगी, पॉइंट टू बी नोटेड मिलेगा, बेयर रीडिंग मिलेगी जो मैंने कानून से उठाकर कॉपी पेस्ट मारी हुई है, एनालिसिस भी मिलेगा, डायग्राम्स भी मिलेंगे, फ्लो चार्ट भी मिलेंगे और ऐसे पॉइंट टू बी नोटेड भी मिलेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड के अंदर जो कैच होता है, जो सबसे ट्रिकी पॉइंट होता है, उसे हम पॉइंट टू बी नोटेड में डाल देते हैं ताकि बच्चा भूल ही ना पाए, उसे हमेशा वो बात याद रहे। तो लिखा है कि बेटा सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस ही एग्जेम्प्ट है। हाँ, अगर दुकानों को किराए पे दे रहे हो, अंदर बड़े बड़े कंपनियों के होर्डिंग्स लगवा रहे हो, जियो, वोडाफोन, रिलायंस, पिक्चरों के एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, दीवारों पर अलग अलग थॉट्स कॉट्स लिखे जा रहे हैं, कंपनियों के लोगो बनवाए जा रहे हैं, ये सब टैक्सेबल होगा। तो अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर के अलावा, जैसे कि शॉप, रेंटिंग ऑफ शॉप, दुकानें निकलवा दी है साहब आपने हॉस्पिटल के अंदर और दुकानों को किराए पे दे दिया, तो बेटा उस किराए पे जीएसटी लगेगा। ऑडिटोरियम पर कॉन्सर्ट हो रहा है, बताओ, आपने ऑडिटोरियम को किराए पे दे दिया, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है हॉस्पिटल के अंदर, उसको किराए पे दे दिया, वहां पर कॉन्सर्ट हो रहा है, वहां पर अलग अलग चीजें हो रही है, क्या वहां पर टैक्स लगेगा? हाँ, वहां टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, वहां कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स का डिस्प्ले हो रहा है, दिस ऑल थिंग्स विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्यों? क्योंकि साहब ये हेल्थ केयर की सर्विस नहीं है। एक बात याद रखो, हेल्थ केयर की सर्विस के अलावा कोई भी काम अगर कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक कर रहा है, सैनिटोरियम कर रहा है, तो वहां पर फिर आपके पास में टैक्सेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। बोलो समझा कि नहीं समझा? सर फुल टू समझ में आ गई आपकी बात और हमें मजा आ गया। एंट्री नंबर 74 के अंदर पूरी एंट्री नंबर 74 आपने हमें याद करवा दी। याद हुई कि नहीं हुई? ईमानदारी से बताओ। देखो हेल्थ केयर की सर्विस को 4-5 बार तो घसीट ही दिया अपन ने। डीटीसी हेल्थ केयर की सर्विस है, अगर वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत दिया जा रहा है तो
क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन आएगा। क्या नहीं आएगा? सब आपके पास में हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी नहीं आएगी, लेकिन ये भी आ जाएगी अगर वो रिस्टोर कर रही है किसी बॉडी फंक्शन को। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी नाम से बुलवा लो, किसी भी बाय वॉट एवर नेम कोल्ड, हॉस्पिटल बोलो, क्लिनिक बोलो, सैनिटोरियम बोलो, नर्सिंग होम बोलो, अगर वहां पर हेल्थ केयर की सर्विस दी जा रही है तो वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा साहब? ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो इंसान होगा जो इंसान रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है और यहां प्रैक्टिस करने के लिए उसने रजिस्ट्रेशन ले रहा है। बाहर से अगर आ रखा है तो हमारा कानून उसे अगर परमिट कर रहा है तो वो भी यहां पर आपके पास ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। इसके अलावा पैरामेडिक्स की बात करेंगे बेटा तो नर्सिंग स्टाफ जो होगा, लैब असिस्टेंट जो होगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो होगा, टेक्नीशियन जो होगा, उसे हम यहाँ पर पैरामेडिक्स स्टाफ बोलकर चलेंगे। और एंट्री बी के अंदर, इसी के बी पार्ट के अंदर हमने क्या देख लिया कि साहब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस अगर अलग से दी जा रही है, यानी कि प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स देकर चल रहे हैं, तो उसे भी यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक बार हमने पावरफुल रिवीजन भी कर लिया एंट्री नंबर 74 का। अब चलते हैं आगे।